नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे चाबहार पोर्ट जिसको भारत बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, ट्रांसपोर्ट हब जिसे कहना चाहिए, जो बेसिकली सेंट्रल एशिया के जो देश हैं, कॉकेशस रीजन जैसे अर्मीनिया, अज़रबैजान और उसके आगे ये सारे देश इससे का जो ट्रैफिक होगा वो यहीं से होगा, चाबहार से होगा। चाबहार एक शहर का नाम है जो सिस्तान प्रोविंस में है, ईरान के। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए कि यहाँ से जो भारत से बहुत करीब है, लगभग अगर हमारा जो सिस्टम होगा यहाँ से ट्रांसपोर्ट का, यहाँ से कांडला पोर्ट या बॉम्बे पोर्ट से 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, इस तरह से सामान हमारा भारत का वहां पहुंच जाएगा। ये चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है, और फिर ईरान से ये कनेक्ट हो जाएगा एक रेल रोड कनेक्टिविटी जो होगी वो बहुत से देशों से हो जाएगी, सेंट्रल एशिया, अज़रबैजान, अर्मीनिया, अफगानिस्तान और रशिया तक जाएगी। सेंट्रल एशिया में जो देश हैं, 5 इम्पोर्टेंट रिपब्लिक्स हैं, इसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और रिपब्लिक है। ये पांचों के पांचों जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड ऑलरेडी भी हैं, बहुत सी इसमें अभी भी कनेक्टेड हैं, कुछ के कनेक्टिविटी जोड़ रही है। ये कनेक्टिविटी जोड़ने का काम जो है वो रशिया कर रहा है। रशिया एक इंटरनेशनल जो है वो नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है, यानी रशिया इन देशों को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। ये तकरीबन 72,000 किलोमीटर का तमाम एरिया हो जाएगा, कनेक्टिविटी इसके जरिए बन के तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी, इसलिए कि कुछ समय पहले की बात है, इसी प्रेसिडेंट रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, वो स्वयं ईरान से वहां गए थे मॉस्को, और उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की कि ये कनेक्टिविटी जल्दी बननी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर यूक्रेन वार ना होता तो ये काम काफी आगे बढ़ चुका होता अब तक। यूक्रेन की वजह से, उस वार की वजह से ये थोड़ा डिले हुआ, और रशिया ने उनको आश्वासन दिया कि वो जल्दी ही, काफी पैसा भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको पूरा करने का। उसकी 2 वजह है। रशिया और ईरान भी चाहता है ये कनेक्टिविटी बन जाएगी तो बहुत सारे देशों का बहुत फायदा होगा, ईरान का भी होगा खासतौर से, और रशिया को भी बहुत ट्रेड में फायदा होगा। गौरतलब बात यह है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, ये जो है ये लैंड लॉक्ड है, और अर्मीनिया का ये पार्ट भी, अर्मीनिया और ये भी हमारी कनेक्टिविटी इनसे सीधी नहीं। तो इसके चलते हुए कैस्पियन सी जो है, इनका जो सी है वो लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ उसके देश हैं और निकलने के लिए। तो इस कारणवश जो है यही एक तरीका है कि चाबहार पोर्ट से मिल जाए, या दूसरा रशिया के थ्रू वो लंबा हो जाता है तो को सूट नहीं करता। अच्छा, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास सबसे बड़ी बात ये तेल, गैस, न्यूक्लियर में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा कॉपर, आयरन ओर, गोल्ड और बहुत से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यूरेनियम भी है, बहुत बड़ी तादाद मात्रा में यहाँ पाया जाता है। ये सब वो मटेरियल है, ये सब वो खनिज पदार्थ हैं जिसकी भारत की इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ये एरिया बहुत दूर नहीं है, ईरान और ईरान से ऊपर से मिला हुआ, ईरान के बॉर्डर में मिलते हैं, एक तरफ अफगानिस्तान के भी बॉर्डर मिलते हैं। ये अगर ऐसा हो जाता है तो अब 2 तरफा काम चल रहा है। चाबहार पोर्ट का एक पार्ट भारत बना रहा है, शहीद बेहिश्ती पोर्ट है, उसका बहुत बड़ा पोर्ट है। अब भाई एक बात बता दें कि ये पोर्ट जो होगा
एक तरफ तो फ्रेट कॉरिडोर, दूसरी तरफ एक ये इकोनॉमिक जोन भी बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर ईरान काफी इन्वेस्ट करेगा। और उसके अलावा बाहर की भी कंट्रीज और कंपनीज जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का उनका भी प्लान है। ये सारी चीजें काफी पहले हो चुकी होती, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस के चलते हुए ये जरा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब ये है कि अभी जो अक्टूबर में ब्रिक्स की समिट होगी, उसमें तय हुआ है कि आपस में ये जो देश हैं ब्रिक्स के, और ब्रिक्स में लगभग 30-40 देश और इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए, 6 ने अभी और ज्वाइन कर लिया। तो अब ये सारे देश जो हैं ये आपस में रुपए और लोकल करेंसी में यानी आपस में ट्रेड करेंगे। डॉलर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यानी वेस्टर्न बैंक इन्वॉल्व नहीं होंगे, लोकल बैंक इन्वॉल्व होंगे, और ये आपस में ये एक मैकेनिज्म डेवलप हो रही है जिसे ट्रांसफर होगा पैसा। इसकी अलग अलग मैकेनिज्म है, कुछ कहते हैं गोल्ड बेस्ड होना चाहिए, कोई कह रहा है बिटकॉइन, सब अलग अलग है, वो अलग चीजें कभी और बात की जा सकती है। तो इस तरह से अब उम्मीद है ईरान को कि जल्दी ही वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा ईरान और भी अपने यहाँ इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहा है, सेल्फ रिलायंस उसका मोटिव है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जल्दी से पोर्ट बने, और पोर्ट के साथ इंडस्ट्रियल बेस, और फिर उसके अलावा कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया। कनेक्टिविटी जो सेंट्रल एशिया से मतलब ये है कि रेल की कनेक्टिविटी होगी एक दूसरे देशों से, काफी देशों की आपस में बन चुकी है, उनको थोड़ा थोड़ा जोड़ना होगा। और दूसरी तरफ ये होगा कि रोड कनेक्टिविटी, तो जो भी यहाँ से फ्रेट या सामान जाएगा शिप से यहाँ से चाबहार तक, फिर चाबहार से रेल या रोड के माध्यम से वो रशिया तक पहुंचाया जा सकता है। और अलग अलग देशों में भी, यानी अर्मीनिया, अजरबैजान, कॉकेशस रीजन के और जो दूसरे देश हैं वहां पे रशिया, फिर उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में इंक्लूडिंग ताजिकिस्तान, जिसका मैंने नाम बताया था पहले। तो ये सारे देश जो हैं इन सब की कनेक्टिविटी। दूसरी चीज ये भी है कि क्यों इसकी जरूरत पड़ रही, इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही कि पाकिस्तान ने हमारी कनेक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया है, रोक दिया है। पहले हमारी कनेक्टिविटी सीधी ईरान से थी, ईरान हमारा नेबर होता था और दूसरी तरफ अफगानिस्तान हमारा नेबर था भारत का। ये तो पार्टीशन जो बंटवारा हुआ, और पाकिस्तान जब से बना 64 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ट्रेड चल रहा था बाई रोड बाई ट्रेन हिंदुस्तान का यहाँ से, और उसका सीधा एक रास्ता था यहाँ से लाहौर, लाहौर से कराची, कराची से जाहिदान यानी ईरान के अंदर पहुंच जाता था, फिर वहां से अलग अलग देशों में, बहुत से देशों में चला जाता था। अब यह है कि क्योंकि उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो अब हमको भारत को अब नया रास्ता ढूंढना पड़ रहा है, वो चाबहार है। चाबहार इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाबहार जो है यानी ईरान जो है वो भारत का गेटवे है सेंट्रल एशिया और रशिया के और कॉकेशस क्षेत्र के लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये भी है कि ये चाबहार जो है ये जो है ये तकरीबन इसमें भारत जो है 250 मिलियन के करीब इन्वेस्ट करेगा, कर चुका है बहुत से। इसमें 2 जेटी वहां पे तैयार हैं, और 120 मिलियन अभी उन्हीं ने जो एग्रीमेंट साइन हुआ है हमारे जो इनका था, क्या कहते हैं, जो भारत ने साइन किया है कल, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 साल की ये डील है कि भारत इसको बनाएगा और मेंटेन करेगा, डेवलप करेगा, और ये पोर्ट जो है ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट जो पाकिस्तान में है उसको बाईपास कर देता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 120 मिलियन का भी भारत ने किया है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी वजह से ये बहुत हो जाती है, और ये अल्टरनेटिव फ्रूट है ग्वादर का और उसका। दूसरी बात ये भी है कि ये सभी देश जो है ये चाहते हैं कि ये खासतौर से ईरान की जो सियासत है या जो राजनीति है वो काउंटर बैलेंस करती है चाइना को। वो उसकी वही पॉलिसी जो भारत की है कि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, यानी अपनी खुद मुख्तारी वो मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है भारत से बराबर के रिश्ते बनाना।
ताकि चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके। वो पूरी तरीके से चाइनीज कैंप में नहीं जाना चाहते। उनका मानना ये है कि भारत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हिस्टोरिकल आई है, इसलिए इसके साथ रहना जरूरी है, और इसके साथ साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी भी उनके लिए बन जाती है। इसी रूट से उनका सामान सेंट्रल एशिया का यहाँ आ सकता है, और यहाँ की हमारी ऑलरेडी रेल रोड कनेक्टिविटी है बांग्लादेश से, यानी कांडला पोर्ट से आप समझ लीजिए गुजरात से लेके भारत का रेलवे नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। गुजरात से नेपाल, और फिर उसके अलावा बांग्लादेश, फिर उसके अलावा म्यांमार कनेक्टेड है थाईलैंड से, और थाईलैंड कनेक्टेड है दूसरी ईस्ट एशियन कंट्रीज से, और फिर उसके अलावा इस तरह से साउथ ईस्ट एशिया तक उनकी कनेक्टिविटी हो जाती है। गौरतलब बात यह है कि ईरान की जो इस समय जो लीडरशिप है वो जो है वो उसकी पॉलिसी लुक ईस्ट है, वो लुक ईस्ट देखती है, यानी ईस्ट की तरफ उस अपने रिलेशन डेवलप करनी पड़ती है। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया या साउथ ईस्ट एशियन नेशन के जो देश है उसके अंदर उसके अपने रिश्ते बढ़ाना वो चाहती है। ईरान के अंदर जो पॉलिटिक्स है उस वहां पे 3 मेजर ग्रुप हैं इस्लामिक ग्रुप्स। एक तो हार्ड लाइनर है जो आजकल इस वक्त पावर में, ये यूरोप की तरफ नहीं देखते, इनका देखना हमेशा ईस्ट की तरफ है। इनका मानना यह है कि यूरोप से दोस्ती नहीं हो सकती। यूरोप से मतलब उनका अमेरिका है, और यूरोप से वो बात काफी कोशिश भी कर चुके मगर कोई रिजल्ट, और वो समझते हैं कि ईस्ट की तरफ जोड़ो, ब्रिक्स है, शंघाई कोऑपरेशन है, ये इनके मेन है, और दूसरे कंट्रीज इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक ग्रुप है जो लिबरल्स है, वो हमेशा यूरोप से अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है। अमेरिका से पीस डील भी की मगर कोई नतीजा नहीं निकला, ट्रम्प सामने कुछ ही समय के बाद उसको विड्रॉ कर लिया। और तीसरे हैं वहां प्रैग्मेटिक, जो यानी फायदेमंद चीज हो उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो इस वक्त जो है हार्ड लाइनर जिन्हें कहा जाता है वो भारत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये देखना है कि रशिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया, हमारा बड़ा ट्रेड है उनके साथ, डिफेंस के अलावा भी अगर ये सब डेवलप हो जाता है ये कनेक्टिविटी रूट्स, तो हमारे और भी ट्रेड उनसे बढ़ जाएंगे। और रशिया एक इम्पॉर्टेंट हमारा ट्रेड पार्टनर है, आज से नहीं, बहुत जमाने से, आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था। और हम भारत जो है उनके साथ मिलकर बहुत सी चीजें को प्रोडक्शन, ज्वाइंट प्रोडक्शन कर सकता है। ईरान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के पास तेल गैस के बड़े भंडार पड़ते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे, ईरान से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होता है क्योंकि दूरी कम है, और ईरान का से हमारी 3 जो रिफाइनरीज हैं वो गियर्ड हैं ईरानी ऑयल के लिए, तो इस तरह से हमारे लिए बहुत है। फिर इसके अलावा ईरान में दूसरे खनिज पदार्थ बहुत पाए जाते हैं, गोल्ड भी पाया जाता है, यूरेनियम भी है, आयरन ओर भी है, और उसके अलावा और दूसरी बहुत सी चीजें हैं जिसमें अगर सैंक्शंस हट जाएं तो मैं समझता हूँ कि बहुत चीजों में बहुत बड़ा कॉपरेशन हो सकता है इन दोनों देशों के बीच में मैं समझता हूँ कि $100 बिलियन तक पहुंच सकता है ट्रेड। तो ये पूरा क्षेत्र भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखना ये है कि इसमें कितना समय लगता है। उम्मीद की जाती है पूरा ऑपरेशनलाइज जो है ये हो जाएगा जल्दी ही, 2-4 साल के अंदर, इसलिए कि ईरानियन जो है उनकी काम करने की स्पीड बहुत तेज होती है, वो जल्दी से तेज करते हैं। उम्मीद इस बात की भी है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी जो पाकिस्तान ने ब्लॉक कर रखी है वो यहीं से है। और फिर यही नहीं बल्कि भारत ने उनको पिछले कुछ समय के अंदर जितना भी गेहूं, चावल और इस खाद्य पदार्थ जो उनको भेजा था वो इसी रूट से चाबहार के थ्रू गया था, जिसके अंदर ये था कि 2000 टन जो थे उन्हीं ने दालें भेजी थी और गेहूं की सप्लाई की थी, और 2.5 मिलियन टन जो था गेहूं और दाल और दूसरे सब इस तरह की चीजें भारत ने अफगानिस्तान को सप्लाई की थी। जब उनको अभी भी भारत जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उनको देता रहता है। फिर दूसरी बात ये कि एक
रेल कनेक्टिविटी की भी बात चल रही है। ईरान जो है वो डेवलप करेगा चाबहार से लेके वो जाहिदान के पास यानी अफगान बॉर्डर तक आएगी। अगर वो डेवलप हो जाती है तो फिर दूसरी तरफ ये कि भारत ने एक रोड डेवलप कर रखी है पहले से दिलरान से दरांस तक, अफगानिस्तान को रोड से ईरान कनेक्ट कर दिया है। तो अगर ये रेल भी कनेक्ट जिसमें भारत का योगदान वो चाहते हैं। उनके जो ईरानियन एम्बेसडर हैं दिल्ली में, उन्हीं ने इस बात को दोबारा कहा है कि उम्मीद उन्होंने जाहिर की है कि इस चाबहार के साथ साथ ये प्रोजेक्ट भी दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है। देखना यह है कि कितना समय लगता है, क्या भारत उसमें कितना बहुत सी चीजें हैं जो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक तरफ सैंक्शंस है, दूसरी तरफ अरब देशों की पॉलिटिक्स ये है, खासतौर से यूएई कि वो नहीं चाहता कि कोई भी पोर्ट डेवलप हो इस पूरे क्षेत्र में, ताकि उसकी सुप्रीमेसी बनी रहे। हालांकि ये पोर्ट की जो है वो यूएई में जो पोर्ट है उसको चैलेंज नहीं करता, इसलिए ये सेंट्रल एशियन गियर्ड है। ईरान के पास एक बहुत बड़ा पोर्ट है बंदर अब्बास, मगर वो चोक्ड हो गया, इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है कि उसमें बहुत समय लगता है, इसीलिए इसको बनाने की बात शुरू की कि जो केवल सेंट्रल एशिया, रशिया, भारत के बीच में ट्रेडिंग करेगा। लेकिन यह है कि प्रेशर तो रहता ही है, अरब भी नहीं चाहते, वो गॉर्डर भी नहीं चाहते थे कि कोई इस तरह का डेवलप, लेकिन गॉर्डर की अब बात अलग है, वहां पे वो चाइनीज सेंट्रिक पोर्ट है, उसको और कोई नहीं यूज करेगा, चाइना या पाकिस्तान करेगा, और भारत के लिए वो इम्पोर्टेंट। लेकिन ये अगर बन जाता है तो हमारी वेस्ट एशिया यानी से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि ईरान की रेल रोड कनेक्टिविटी हो रही है इराक से, और इराक बहुत ज्यादा, इराक जो भी है वो आपस में, इराक और बहुत से देश आपस में मिलकर, टर्की वगैरह, ये सब रेल रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं जल्दी। और ट्रेन से या बस से जो ट्रांसपोर्ट होता है जल्दी पहुंचता है, चीप होता है, सस्ता भी होता है। लेकिन ये सब है, ये प्लान चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है वाइटल, यहाँ पे इन सब एरियाज में जंग का भी माहौल है, हर वक्त बना रहता है, एक खतरा रहता है उसके भी चलते हुए, और इंस्टेबिलिटी है, गाजा की वार है, ये एक बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जब भी पॉलिसी प्लानर होते हैं उनके दिमाग में ये आ जाती है कि इनसे कैसे निपटा जाए। और इसी वजह से बहुत से लोग हेजिटेट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए इराक में या दूसरी जगहों पर। लेकिन सेंट्रल एशिया जो है या ये क्षेत्र जो है ये पूरा शांति है यहाँ के ऊपर। इसमें अजरबैजान की जरूर अर्मीनिया से टेंशन रहता है, वहां पे उन्होंने नगोर्नो काराबाख जो उनका एक पार्ट था जिसके ऊपर अर्मीनिया ने कब्जा कर रखा था, वो अब काफी हद तक लिबरेट कर लिया है, लेकिन टेंशन अभी भी बना हुआ है वहां के ऊपर। लेकिन ये कि बाकी सारी कंट्रीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा लगता है कि रशिया और खासतौर से ईरान, रशिया की तो खैर एक जंग चल ही रही है यूक्रेन के साथ, जो अनएंडिंग है, खत्म होने का नाम नहीं लेती। हालांकि रशिया को हराना भी आसान काम नहीं, जो यूरोप सोच रहा था वो पॉसिबल, लेकिन यह है कि ईरान ने अभी तक अपने को बचा के रखा है युद्ध से, और उसने ये बात भी डिमॉन्स्ट्रेट कर दी है कि वो काफी सक्षम है अपने को डिफेंड करने के लिए, और अगर उस पर कोई अटैक करेगा, जो भी अटैक करेगा या जहां से ये अटैक उस देश पे होगा, वहां पे भी वो उसका जरूर जवाबी कार्रवाई करेगा, और तेल की सप्लाई भी डिस्टर्ब कर देगा, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो लगता है कि ईरान ने अपने को इस युद्ध से, जो समय चल रहा था और एक समय में लग रहा था कि ईरान पे इजराइल अटैक कर देगा, अपने को बचा के। बहरहाल बहुत सी बातें हैं करने के लिए, इसके अंदर जो चाबहार है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इम्पोर्टेंट ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया के लिए। इसलिए हमें काफी उम्मीद है कि अब ये काम आगे बढ़ जाएगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी ही हम दूसरा जो है प्रोग्राम आपके सामने लेंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए।
धन्यवाद।